कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा हॉरर फिल्म सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर उसके पीछे की जो सच्चाई है वो पर्दे पर दिखाई गई कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक हो? चलिए आज द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की उन सच्ची अनकही कहानियों की फाइलें खोलते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। यही वो सवाल है जो इन कहानियों की गहराई में जाने पर बार बार दिमाग में आता है। जब हकीकत कल्पना से भी ज्यादा डरावनी लगने लगे तो आखिर यकीन किस पर किया जाए? जब खिलौने अपने आप चलने लगे और अंधेरे में कोई मुस्कुराता हुआ नजर आए, तब डर की असली परिभाषा समझ आती है। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 से। पेरन परिवार, रोजर, कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां रोड आइलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत 200 एकड़ में फैले फार्म हाउस में रहने आते हैं। वो तो एक सपनों का घर बसाने आए थे, पर उन्हें क्या पता था कि उस घर में वो अकेले नहीं थे। शुरुआत में तो ये सब छोटी मोटी अजीब बातें थीं। बेटियों के खिलौने अपनी जगह से हिल जाते, दीवारों पर लगी तस्वीरें अचानक गिर जातीं। लेकिन बहुत जल्द कैरोलिन ने एक काली परछाई देखी जिसकी गर्दन टूटी हुई थी और वो उसकी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर एक रात जब वो रोजर को इसी बारे में बता रही थी, उनका बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा और अचानक हवा में उठकर धड़ाम से नीचे गिर गया। उस घर में खौफ की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। इसके बाद कैरोलिन की हालत बद से बदतर होती चली गई। उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल गया था। वो अपने बच्चों को घंटों बस घूरती रहती, उन पर चिल्लाती और उन्हें मारती भी थी। एक दिन रॉजर ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। कैरोलिन अपनी छोटी बेटी को बालों से पकड़े हुए थी और उसके बाल खा रही थी। होश में आने पर कैरोलिन ने खुद बताया कि कोई आत्मा है जो उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो आखिर ये भयानक आत्मा थी कौन? जब रोजर ने आसपास के लोगों से पता किया तो उसे बेथशीबा नाम की एक औरत के बारे में पता चला। लोगों का मानना था कि वो एक डायन थी जो शैतान की पूजा करती थी और उसने अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा दी थी और फिर उसी जमीन पर एक पेड़ से लटककर खुद की जान ले ली थी। और ये कोई ऐसी वैसी भटकती हुई आत्मा नहीं थी। उसकी मांगें बिल्कुल साफ और जानलेवा थीं। कैरोलिन ने कांपते हुए रॉजर को बताया कि उस आत्मा ने सीधी सीधी धमकी दी है, अपनी बेटियों को उसे सौंप दो वरना वो तुम दोनों को मार डालेगी। ये एक बहुत ही खौफनाक अल्टीमेटम था। जब परिवार पूरी तरह से हार चुका था तो उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। लेकिन उनके आने से मामला सुधरने की बजाय और भी बिगड़ गया। जैसे ही उन्होंने झाड़ फूक करने की कोशिश की, बेथशीबा की आत्मा पहले से कहीं ज्यादा हिंसक हो गई। उसने कैरोलिन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और घर में तबाही मचा दी। पेरन परिवार का मामला तो डरावना था ही, लेकिन ये एकलौता नहीं था। साल 1970 में एक और शैतानी ताकत ने खुद को एक बहुत ही मासूम चीज के पीछे छिपा रखा था। एक गुड़िया जिसका नाम था एनाबेल। ये सब कुछ बड़ा ही मासूमियत से शुरू हुआ। डोना को उसकी माँ से एक पुरानी गुड़िया तोहफे में मिली। जल्दी वो गुड़िया अपने आप हिलने डुलने लगी। डोना और उसके रूममेट को बच्चों के लिखावट में मेरी मदद करो लिखे हुए नोट्स मिलने लगे। एक साइकिक ने बताया कि ये एनाबेल हिगिंस नाम की एक छोटी बच्ची की आत्मा है जो बस उनके साथ सुरक्षित महसूस करना चाहती है, और उन्होंने उसे रहने की इजाज़त दे दी, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। लेकिन वो साइकिक की कहानी एक सोचा समझा धोखा था। जब वॉरेन ने जांच की तो उन्होंने उस खौफनाक सच्चाई को बेनकाब किया जो गुड़िया के अंदर छिपी थी। वो किसी बच्ची की आत्मा नहीं थी। वो एक शैतानी अमानवीय शक्ति थी जो एक बच्ची होने का नाटक कर रही थी ताकि वो उनका भरोसा जीत सके और आखिर में डोना के शरीर पर कब्जा कर सके। बहुत जल्द उस शक्ति ने अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाया। डोना का दोस्त लू, जिसे शुरू से ही उस गुड़िया पर शक था, एक रात अचानक उठा और पाया कि वो हिल नहीं पा रहा है। उसने महसूस किया कि एनाबेल गुड़िया उसकी छाती पर बैठकर उसका गला घोंट रही है। बाद में जब वो अकेला था, उस पर फिर से हमला हुआ और उसकी छाती पर रहस्यमयी तरीके से गहरे खरोच के निशान बन गए, जैसे किसी जानवर ने पंजे मारे हों। वॉरेन समझ गए कि इस गुड़िया को वहां से तुरंत हटाना होगा, लेकिन इसे ले जाना भी जान जोखिम में डालने जैसा था। जब एड गुड़िया को अपनी कार में ले जा रहे थे तो कार का स्टीयरिंग और ब्रेक बार बार फेल होने लगा और कार खतरनाक तरीके से सड़क से उतरने लगी। एड को कार रोककर गुड़िया पर पवित्र जल छिड़कना पड़ा, जिसके बाद ही वो किसी तरह सुरक्षित घर पहुंच पाए। अब आते हैं उस केस पर जिसने सिर्फ घरों की चार दीवारी को नहीं बल्कि अमेरिकी कानून की नींव को भी हिलाकर रख दिया।
ये कहानी एक बच्चे पर हुए कब्जे से शुरू हुई और अमेरिका के इतिहास के सबसे अजीब मर्डर ट्रायल पर जाकर ख़त्म हुई। बात है साल 1980 की। ये सब शुरू हुआ 11 साल के डेविड ग्लैडजिल के साथ। एक पुराना कुआं देखने के बाद डेविड का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। उसे भयानक दौरे पड़ने लगे, वो ऐसी भाषाएं बोलने लगा जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी, और उसके शरीर पर अचानक से चोट के निशान दिखने लगते थे। वॉरेन को बुलाया गया और उन्होंने पुष्टि की कि बच्चे पर एक नहीं बल्कि कई शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। डेविड के कई झाड़ फूंक किए गए और हर बार वो भयानक दर्द से गुजरता। ये सब देखकर डेविड की बहन का मंगेतर आर्नी जॉनसन ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। डेविड के आखिरी झाड़ फूंक के दौरान उसने गुस्से में आकर शैतान को चुनौती दे डाली, लड़के को अकेला छोड़ दो और मुझे ले लो। और ऐसा लगता है कि शैतान ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद आर्नी जॉनसन ने अपने मकान मालिक से एक बहस के दौरान उसे चाकू से बेरहमी से मार डाला। पुलिस ने उसे कुछ देर बाद खून से लथपथ पाया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया है। जब आनी पर हत्या का मुकदमा चला तो उसके वकील ने अदालत में एक ऐसी दलील पेश की जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। उसकी दलील थी, मैंने कोई हत्या नहीं की, शैतान ने मुझसे ये करवाया। और यही बात इस मामले को ऐतिहासिक बनाती है। ये अमेरिकी इतिहास में पहली बार था जब किसी मर्डर ट्रायल में डिमोनिक पोजेशन यानी शैतानी कब्जे को एक कानूनी बचाव के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। हालांकि जज ने आखिर में इस दलील को खारिज कर दिया, लेकिन ये केस हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। तो इन सब खौफनाक मुठभेड़ों के बाद वॉरेन ने इन शापित चीजों का आखिर किया क्या? यहीं से हम उनकी सबसे स्थायी विरासत पर पहुंचते हैं, ओकल्ट म्यूजियम, जो इन खतरनाक शक्तियों को काबू में रखने के लिए बनाया गया था। वॉरेन ने अपने ही घर के नीचे एक म्यूजियम बनाया ताकि वो अपनी जांच में मिली सबसे खतरनाक और शापित चीजों को सुरक्षित रूप से बंद रख सकें। इस कलेक्शन का सेंटरपीस जाहिर है एनाबेल गुड़िया है, जिसे एक खास तौर पर बनाए गए लकड़ी के केस में रखा गया है ताकि उसकी शक्ति को काबू में रखा जा सके। और इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन चीजों को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। एक कहानी है कि एक पादरी ने म्यूजियम का दौरा किया और एनाबेल का मजाक उड़ाया, उसे सिर्फ एक खिलौना कहा। कुछ ही घंटे बाद वो एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ जिसमें उसकी जान बाल बाल बची। ये एक चेतावनी है कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। पेरेन परिवार की तकलीफ, एनाबेल की धोखेबाजी और आर्नी जॉनसन के मुकदमे जैसी कहानियों को जानने के बाद विश्वास और हकीकत की बीच की लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने अंधेरों में ही खोजना होगा।